नमस्कार, इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दृश्य पर फोकस करेंगे जिसने हमारे सबकॉन्टिनेंट का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा इमेजिन कीजिए, अगस्त 1947, दिल्ली का एक बंद कमरा। वहां बैठा एक अकेला आदमी जिसके हाथ में एक पेंसिल और एक नक्शा है, और वो एक ऐसी लकीर खींचने जा रहा था जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अब जरा इस चुका देने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। 200 मिलियन यानी लगभग 20 करोड़। ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों की संख्या है जो रातों रात अपने ही घर में बेघर हो गए थे। और वो भी किस वजह से? एक ऐसी सरहद की वजह से जो उस इंसान ने खींची थी जिसने भारत को उससे पहले कभी देखा तक नहीं था। मेरा मतलब है सर सिरिल रैडक्लिफ। उन्हें पंजाब और बंगाल की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी उन्हें ये इतना बड़ा फैसला लेने का काम सौंप दिया गया। तो इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम हिस्सों पर चर्चा करेंगे। पहला, रैडक्लिफ लाइन का बनना। दूसरा, भारी पलायन और घोस्ट ट्रेन्स। तीसरा, कलकत्ते का चमत्कार। चौथा, राजवाड़ों का विलय। और आखिर में कश्मीर विवाद। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ड्रॉइंग दी रैडक्लिफ लाइन। अगस्त 1947 की उस प्रशासनिक उथल-पुथल को समझने के लिए देश के नाम को लेकर जो शुरुआती राजनीतिक तकरार हुई, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, जिन्ना की मांग थी कि देशों के नाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान रखे जाएं, जो आपस में मिलकर एक ब्रॉड टर्म इंडिया के अंडर आए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी थी कि सदियों पुराना नाम इंडिया ही आगे बरकरार रहे। ये विवाद देखने में छोटा लग सकता है, पर असल में ये नेहरू और जिन्ना के बीच उस गहरे अविश्वास की सिर्फ एक शुरुआती झलक थी, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला था। जब आपस में सरहद पर सहमति नहीं बन पाई, तो ये बाउंड्री कमीशन बनाया गया। सर सिरिल रैडक्लिफ एक न्यूट्रल ब्रिटिश लॉयर थे, बस। उन्हें लॉर्ड माउंटबैटन ने एक प्रैक्टिकली असंभव डेडलाइन पकड़ा दी थी, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पंजाब और बंगाल को धार्मिक आबादी के आधार पर बांटने की। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? उन्हें जो आबादी के टेबल्स पकड़ाए गए थे वो बिल्कुल भी सटीक या रिलायबल थे ही नहीं। और ये आंकड़े इस बाउंड्री कमीशन के काम की असंभवता को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं। अब लाहौर जैसे शहर का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ किसी एक समुदाय की बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी थी ही नहीं। 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख और 6 लाख मुस्लिम एक ही शहर में बसते थे। इसे बांटना लगभग नामुमकिन था। रैडक्लिफ ने सच कहूं तो पहले इसे भारत को देने का सोचा था, लेकिन क्योंकि कलकत्ता भारत के हिस्से में जा रहा था, पाकिस्तान के पास भी कोई बड़ा शहर होना जरूरी था, तो बैलेंस बनाने के चक्कर में आखिरकार लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। अब देखिए, बंटवारा सिर्फ जमीन के बड़े टुकड़ों का नहीं हो रहा था। ये डिवीजन एक बेहद लिटरली अजीब सरकारी स्तर पर पहुंच चुका था। यहाँ तक कि हर फाइल, सरकारी टाइपराइटर्स और ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में इंग्लैंड से मंगवाई गई 60 बत्तखों तक का बंटवारा होना था। हर छोटी से छोटी चीज पर लड़ाई चल रही थी। जब आखिरकार बॉर्डर रिपोर्ट तय हुई तो माउंटबैटन ने क्या किया? उन्होंने आजादी के जश्न में कोई खलल न पड़े, इसलिए उस फाइनल बॉर्डर रिपोर्ट को चुपचाप एक सेफ में लॉक कर दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, मास माइग्रेशन एंड घोस्ट ट्रेन्स। तो जब 17 अगस्त को आखिरकार उस रैडक्लिफ लाइन का पब्लिकली खुलासा हुआ, तो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पलायन शुरू हो गया। दोनों ही तरफ से लगभग 5-5 मिलियन लोग रातों रात बेघर हो गए। इस इंसानी त्रासदी की सबसे भयानक और रुला देने वाली तस्वीर उन ट्रेन्स में दिखी जिन्हें लोग डर के मारे घोस्ट ट्रेन्स बुलाने लगे थे। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर जब ऐसी ही एक ट्रेन पहुंची तो वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशें थीं। उस पर लिखा एक ब्लड चिलिंग संदेश इस बात का सबूत था कि शांति बनाए रखने के लिए जो 55,000 सैनिकों की पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई थी, वो इन हालात के आगे बिल्कुल पूरी तरह से बेबस और बेअसर थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द मिरेकल ऑफ कलकत्ता। जहां एक तरफ पंजाब में सेना दंगे रोकने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी, वहीं कलकत्ता के घने और भीड़ भाड़ वाले बाजारों को बचाने के लिए एक बिल्कुल अलग ही अप्रोच की जरूरत थी। और वहां जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक 78 साल के बुजुर्ग ने एक 1 मैन बाउंड्री फोर्स की तरह अकेले ही आगे बढ़कर दंगों को रोक दिया। महात्मा गांधी ने सोहरावर्दी के साथ हैदरी हाउस से अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया, और नतीजा सिर्फ कुछ ही दिनों में दंगई खुद आकर अपने हथियार उनके पैरों में रखने लगे थे। 73 घंटे बाद जब उनका अनशन टूटा तो सच में बंगाल में एक ऐसी शांति लौट आई जिसे पूरी की पूरी सेना भी लाने में नाकाम रही थी। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म होने के बाद सरदार पटेल और माउंटबैटन को एक भयंकर राजनीतिक शतरंज खेलनी थी।
उस वक्त भारत में लगभग 565 आजाद प्रिंसली स्टेट्स थे। जरा सोचिए, अगर इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाता तो भारत का नक्शा कैसा दिखता? वो बिल्कुल किसी स्विस चीज जैसा बन जाता, जिसमें हर तरफ बस छेद ही छेद होते। इन्हें भारत में शामिल होने के लिए मनाने की खातिर एक खास बास्केट ऑफ एप्पल्स डील पेश की गई। इस डील के मुताबिक वो राजा महाराजा अपने रॉयल टाइटल्स, निजी महल और बड़ी सालाना पेंशन्स, जिसे प्रिवी पर्सेस कहा गया, अपने पास रख सकते थे। भारत का पॉलिटिकल नक्शा सुरक्षित करने के लिए ये एक बेहद स्मार्टली कैलकुलेटेड पॉलिटिकल समझौता था। और ध्यान दीजिए, ये कोई सीधी साधी सरकारी ब्यूरोक्रेसी वाली बात नहीं थी। इस डिप्लोमेसी की दौड़ भाग में काफी ड्रामेटिक और डेंजरस स्टैंड ऑफ्स देखने को मिले। जोधपुर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के तुरंत बाद गुस्से में आकर वीपी मेनन पर लिटरली एक मिनी पिस्टल तान दी थी। वहीं दूसरी तरफ जूनागढ़ के नवाब का किस्सा सुनिए, जिन्हें अपने हजारों कुत्तों से बेहद लगाव था। वो भारतीय सेना द्वारा घेरे जाने के डर से अपने कुत्तों को लेकर सीधे कराची भाग गए। मतलब हर एक टेरिटरी को भारत से जोड़ने में बेहद हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स चल रही थी। आखिर में इस एक्सप्लेनर का पांचवा और सबसे एक्सप्लोसिव हिस्सा, द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। इंटीग्रेशन का सबसे आखिरी और शायद सबसे उलझा हुआ पहलू था कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह दरअसल अपना एक बिल्कुल आजाद देश बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ हमें रैडक्लिफ के उस पेंसिल से बने नक्शे की चर्चा वापस करनी पड़ेगी। आखिर गुरदासपुर जैसा जिला भारत को क्यों मिला? एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद इसे भारत में शामिल किया गया। दरअसल ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल चाबी थी। इसी जमीन के रास्ते से भारत को कश्मीर तक पहुंचने का एकलौता प्रैक्टिकल लैंड एक्सेस मिल रहा था। और देखा जाए तो इसी एक छोटे से फैसले ने आगे चलकर आने वाली सारी घटनाओं की बुनियाद रख दी। इस तेज चेन ऑफ इवेंट्स को थोड़ा न्यूट्रल होकर समझते हैं, स्ट्रिक्टली जमीनी फैक्ट्स पर ध्यान देते हुए। जब पठान कबायली हमलावरों ने अचानक माहुरा पावर स्टेशन तबाह कर दिया, तो महाराजा हरि सिंह के पास इसका सामना करने के लिए अपनी खुद की मिलिट्री ताकत नहीं बची थी। ऐसे इमरजेंसी हालात में उन्हें तुरंत भारतीय सेना की मदद मांगनी पड़ी और इसके नतीजे में 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर ऑफिशियली साइन किए गए। उसके अगले ही दिन भारतीय सेना के सिख जवान श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। एक छोटा स्थानीय विद्रोह देखते ही देखते एक फुल स्केल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में बदल चुका था। इस कड़ी में एक ऐसी डिटेल है जो बिल्कुल हैरानकुन है। सिर्फ एक अचानक आई थोड़ी सी देरी ने पूरा अंजाम ही बदल कर रख दिया। हमलावरों का मेन लक्ष्य हर हाल में श्रीनगर एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेना था, लेकिन वो लोग रास्ते में बारामुल्ला के बाजार और कॉन्वेंट में लूटपाट करने के लिए रुक गए। उनकी इस बेहद समय लेने वाली और महंगी ललती की वजह से भारतीय सेना को आसमान से उतरकर एयरफील्ड को सुरक्षित करने का क्रिटिकल वक्त मिल गया। इस एक चूक ने जिन्ना की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और आगे चलकर इसी पॉइंट से 1949 की यूनाइटेड नेशन सीज फायर लाइन खींची गई, जो आज तक वैसी ही मौजूद है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमें क्या समझ आता है? एक तरफ पार्टीशन एक ऐसी खौफनाक त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जानें ली, लेकिन दूसरी तरफ उन 565 राजवाड़ों का पूरी तरह से इंटीग्रेशन वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो यहाँ एक गहरा सवाल जहन में आता है, क्या इस सबकॉन्टिनेंट का आधुनिक नक्शा सिर्फ रैडक्लिफ की उस अजीबोगरीब लकीर ने तय किया था, या फिर उन चमत्कारी समझौतों ने जिन्होंने इन हजारों अलग अलग टुकड़ों को एकजुट किया? आखिर एक देश उन लकीरों से बनता है जो उसे बांटती हैं, या उन संधियों से जो उसे जोड़ती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इस नजरिए को आज भी जिंदा रखता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।